To study my way, double hello everyone. Today we are going to study class 9 economics chapter 3 poverty as the challenges. This is a third part of this chapter. If you are new, please subscribe my channel. तो लेट स्टार्ट करते हैं. अब हमारा है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की जो भी हमारे जैसे हमने पहले क्या देखा था, इंडिया की पॉवर्टी के बारे में देखा था. तो अब हम देखते हैं कि ग्लोबल में कि पूरे जो संसार में क्या क्या किस तरह की जो पॉवर्टी उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में दृष्टि डालते हैं. जो प्रोपोर्शन होता है जो पीपल का, वो अब डिफरेंट अलग अलग कंट्री में जो एक स्ट्रीम काफ़ी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पॉवर्टी में रह रहे हैं, तो उसकी जो कंडीशन है वो किसने डिफाइंड किया है? वो हमारे वर्ल्ड बैंक ने डिफाइंड किया है. उन्होंने बोला है कि जो लिविंग ऑन द लेस देन द $1.90 पर डे हैज़ द फॉलन फ्रॉम द 35% इन द 1999 में एंड 10% इन द 2015. इसने बोला है कि जो भी वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि अपने डाटा के अनुसार जो भी रिलीज़ करता है, तो उन्हें बोला है कि यदि कोई बंदा मतलब 1.90 पर डे से कम कमा रहा है तो वो क्या, वो पॉवर्टी के अंदर आएगा. तो उसमें उन्होंने बोला है कि 1990 से क्या हो रहा है कि वो पहले 30% था पॉवर्टी का रेशो, लेकिन अब क्या हो रहा है कि 10% हो रहा है. ऑल्दो देयर हैज़ बीन द ए सस्टेनेबल रिडक्शन इन द ग्लोबल पॉवर्टी. तो सस्टेनेबल का मतलब क्या होती है कि लगातार ये सतत, जिसमें कंटिन्यूस लगातार कमी हो रही है हमारे जो ग्लोबल पॉवर्टी में. इट इज़ द मार्क विद द इन द ग्रेटर रीजनल डिफरेंसेज. इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि कितना जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से किस तरह से वो रिडक्शंस हो रहा है अलग रीजन में. पॉवर्टी डेक्लाइन ए सस्टेनेबल इन द चाइना एंड द साउथ एशिया कंट्री एज द रिजल्ट ऑफ द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द मैसिव इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. अब ये कि जो चाइना होती है, चाइना की जो पॉवर्टी है वहाँ के जो देश की है, तो वो लगातार क्या हो रही है, धीरे कम हो रही है. और जो हमारा साउथ, आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट जो एशिया कंट्री हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से हमारे इकोनॉमी का डेवलपमेंट ग्रोथ हो रही है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे ह्यूमन रिसोर्सेज से उनके विकास पे, मानव के विकास पे, ताकि वो पॉवर्टी कम हो जाए. क्योंकि यदि हम भाई ह्यूमन रिसोर्सेज में ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे लोगों का, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पॉवर्टी से वो थोड़ा बाहर आएंगे. तो नंबर ऑफ द पुअर इन द चाइना हैज़ द कम डाउन 88.3% in the 1981 to the 14.7% in the 2008, 2.6% in the 2019. देखो किस तरह से डिटेक्शन हो रहा है. पहले ही यदि हम देखें तो 81 में कितना था, 88.3, और फिर उसमें क्या हुआ उसके 2008 में क्या 14.7, और यदि अब देखें हमने 2019 के अकॉर्डिंग देखें तो कितना है 0.6% वहाँ पे लोग क्या हो गए, गरीब रह गए हैं. तो इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया और उसके साथ साथ जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी का जो रेशो है वो डाउन गया. इन द साउथ एशिया में क्या क्या है, हमारे इंडिया आता है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान हैड डेक्लाइन also has been the rapid 34% in 2005 and the 15.2% 2014. अब इसमें देखिए, इसमें भी यदि हम इनमें देखें तो इसमें भी काफ़ी तेज़ी से रैपिड से वो क्या रिडक्शन हो रहा है, कम हो रहा है. 2005 में जहाँ 34% था इसका रेशो, तो अब धीरे धीरे कम हो गया, 15.2% हमारा 2014 में हो गया. तो इससे भी हम कैसे कि साउथ ईस्ट में धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है. अब इसमें देखें कि पॉवर्टी रेशो है इन द सिलेक्टेड इंडिया स्टेट में. आप देख सकते हैं यदि सेंसस देखें, जो जनगणना, सेंसस का मतलब जनगणना है 2011 की, तो उसके अनुसार क्या होगा कि सबसे ज़्यादा जो पॉवर्टी है हमारे, सबसे ज़्यादा बिहार में 33.7%, फिर उड़ीसा हो गया, फिर हमारा असम हो गया, मेघालय हो, ये कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, और सभी का जो ये है. और यदि सबसे कम देखो कि अब किस में रखे, केरला के हर तरह से उसने अपने क्या किया, एजुकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है. और ऑल ऑफ देखे तो 21.9% क्या है कि हमारा जो रेशो है इसका पॉवर्टी का. फिर आगे देखते हैं विद ये डेक्लाइन हुआ धीरे धीरे. द नंबर ऑफ द पुअर हैज़ आल्सो द डेक्लाइन एक सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द 510 अभी 510.7 million in the 2005 and the 274.5 the million in the 2013. अब जो यदि हम देखें नंबर के कितने लोग पुअर हो रह गए हैं, यदि हम देखें तो उसका भी रेशो धीरे धीरे कम हो रहा है. 2005 में कितना था, 510.4 मिलियन, और यदि हम इसको करोड़ में देखें तो इसमें कितना हो जाएगा, 51.4 करोड़ लोग कितने थे, गरीब रेखा के अंदर थे 2005 में. और यदि हम इसमें देखें 27.5 करोड़, ये मतलब
45 जो मिलियन है, मिलियन को यदि हम उसमें करेंगे हम करोड़ में तो कितना आएगा 27.47 करोड़ जो लोग थे वो कौन से पॉवर्टी के अंदर थे। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट जो पॉवर्टी लाइन थी वो डेफिनेशन पॉवर्टी इन द इंडिया आल्सो द सोन था हायर देन इन द नेशनल एस्टिमेट। इसका इसलिए जो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट जो पॉवर्टी लाइन है, जो डेफिनेशन है, जो पॉवर्टी इन द इंडिया आल्सो द सोन हायर देन इन द नेशनल एस्टिमेट। यदि हमने देखे कि राष्ट्रीय जैसे हमारा वर्ल्ड बैंक निकल रहा है तो वर्ल्ड बैंक ने क्या निकाला है कि 1.90 यदि कोई डॉलर पर डे कमाता है तो गरीबी रेखा के वो नीचे होगा। लेकिन यदि इंडिया में देखें तो इंडिया में वो कहेगा कि भाई कोई बंदा सपोज करो 800 रुपये पर डे कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के अंदर है। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो डेफिनेशन है सबका एक अलग अलग तरह से वो निकालता है। या फिर यदि हम यूएसए में देखें तो यूएसए में देखें भाई जिसके पास क्या है कार नहीं है, जिसके पास कार नहीं है पॉवर्टी अंदर है। लेकिन यदि हम इंडिया में देखें तो इंडिया में क्या होगा कि जो भी जिसके पास कार है वो लग्जरियस अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर रहा है। तो इसके अनुसार क्या होगा कि जो भी एस्टिमेशन है वो उससे हायर ही होता है। फिर आगे इन द सब सहारा अफ्रीका, यदि सब सहारा अफ्रीका में देखें तो पॉवर्टी इन द फैक्टर डेक्लाइन इन द 51% इन द 2005 में क्या आएगी वो 40 मतलब कितना था 51 था, लेकिन उससे वो कम होकर 2018 में देखे तो कितना हो गया है वो हमारा 40.2% हो गया है। इन द लैटिन अमेरिका द रेस ऑफ जो पॉवर्टी है काफ़ी, जो लैटिन अमेरिका में क्या है कि जो पॉवर्टी का रेसो धीरे धीरे काफ़ी कम हो रहा है। जो 2005 में 10% था वो क्या 2018 में 4% रह गया है। पॉवर्टी हैज आल्सो द रीसरफेस इन द सम ऑफ द फॉर्मर सोसाइटी। पॉवर्टी है, पॉवर्टी क्या दिखाई देगी जो भी मतलब जैसे रशिया एशिया थी जो जहाँ पे अब पॉवर्टी का बिल्कुल भी वो नहीं होता था, लोग वक्त नहीं दिखाई देती थी, वो भी अब दिखाने लगे। वेयर द ऑफिसर इज नोन एक्सीडेंशियल जो पहले नहीं दिखाई देता। टेबल 3.1 शो इन द प्रोपोर्शनेट ऑफ द पीपल लिविंग इन द अंडर पॉवर्टी इन डिफरेंट कंट्री एज द डिफाइंड एज इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब दिखाएगा कि ये दिखाया गया 3.2 में जो भी रेशो है हमारा जो पॉवर्टी के अंदर अलग अलग कंट्री जो रह रही है और इंटरनेशनल जो पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग कि वो मतलब 1.90 जो डे है मतलब उसको डॉलर कम मिल रहा है वही हमारा क्या होना चाहिए वही पॉवर्टी लाइन के अंदर रहेंगे वे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 3.2 ये पॉवर्टी है द काउंटिंग रेशो कंपैरिजन कर रहा है अलग अलग स्टेट की। नाइजीरिया 30.9.1 2018 के अकॉर्डिंग ये पॉवर्टी है बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो 1.90 डॉलर एक दिन में नहीं कमा रहे। बांग्लादेश में 14.3 होगा, इंडिया में 22.5 हो गया, पाकिस्तान में 4.4 होगा, चाइना में होगा 0.5 और ब्राज़ील में 4.6 और इंडोनेशिया में 2.5 और श्रीलंका में देखें तो 0.90 2006 है। अब इस तरह से ग्राफ दिया है शेयर ऑफ द पीपल लिविंग जो भी इनको ये 2005 और 6 में जो भी ये रह रहे हैं लोग बाग इस पॉवर्टी के अंदर किस तरह से इन्होंने अपना आप को इस तरह से रिडक्शन किया। जैसे हमारे में साउथ एशिया है तो पहले कितना था इतना, तो इससे ज़्यादा की परसेंटेज डाउन हो गई है। फिर 100 पर्पल कलर हमारा लैटिन अमेरिका कैरिबियन का है। फिर हमारा सब सारा अफ्रीकन है इसमें ये वाला। और फिर हमारा ईस्ट एशिया द पैसिफिक है हमारा जो ये है ग्रीन कलर का। और चाइना देखो इसमें चाइना देखें तो किस तरह से उन्होंने काफ़ी रिडक्शन हुआ है इनके इसमें और एशिया एंड द पैसिफिक में। फिर आगे इसमें दिया है कि नंबर ऑफ द जो पुअर है जो अलग अलग रीजन में किस तरह से रह रहे हैं इसमें। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो ये हमारा सब सारा अफ्रीका है जो हमारा ये ईस्ट एशिया पैसिफिक है ये सबसे ये वाला है। फिर हम इसमें देख सकते हैं ग्रीन वाला हमारा साउथ एशिया का है और मर्चेंटाइना ये हमारा किस में ये वाला है इसमें रीजन और ब्लू कलर का कौन से हमारा साउथ एशिया में। तो इस तरह से जो पॉवर्टी है मतलब इस तरह से लोग भाग रह रहे हैं पॉवर्टी लाइन के अंदर अलग अलग इसमें। फिर कोजेज है ऑफ द पॉवर्टी, तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो नंबर होते हैं कारण होते हैं जिससे पॉवर्टी हमारे इंडिया में फैला है। वन हिस्टोरिकल रीजन देखे तो हमारा लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था जब भी हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन था हमारा। पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल जो गवर्नमेंट था उन्होंने ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था क्योंकि उनसे बनाई हुई जो वस्तु थी वो उन्होंने बिल्कुल ही मतलब उनको इनक्रीज करना, मतलब पहले तो क्या करते थे कि यहाँ से वो एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि जो वहाँ के इंग्लैंड के बने हुए रेडीमेड कपड़े उनको यहाँ पे इंपोर्ट करना शुरू कर दिया टेक्स जो। लेकिन जो भी हैंडीक्राफ्ट्स थे उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। जो कपड़े बनाने वाले थे या बुनकर थे जो भी डिस्करेज किया। इससे क्या हुआ कि जो भी टेक्सटाइल मतलब कपड़ा बनाने वाली है बुनकर वाले की जो इंडस्ट्री बिल्कुल ही बर्बाद होगी। रो रेट ग्रो मतलब ये क्या है कि काफ़ी कम ग्रोथ हुई और ये मान लेते कि अपन 1980 तक उसमें क्या हुआ कि वो लगातार ही लो रेट बढ़ता चला गया। इसका रिजल्ट क्या था कि
लोगों को कम से कम रोज़गार की अपॉर्चुनिटी मिली, और लो ग्रो रेट की वजह से उनको क्या हुआ, इनकम भी कम हुई। इसमें क्या हुआ कि हायर ग्रोथ, इसके साथ साथ क्या हुआ कि इसके साथ साथ ही ज़्यादा पॉपुलेशन भी, लोग बाग घर में रह गए। टू तरह की कंबाइंड ग्रोथ रेट थी जो पर कैपिटल इनकम की लो हुई। एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा हुई, वही इनकम कम थी और खाने वाले ज़्यादा थे, उससे क्या हुआ, लोगों की इनकम पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा। इससे क्या हुआ कि दो समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक तो जो भी मतलब इस तरह की पॉपुलेशन ज़्यादा होना, इनकम कम होना। अब हमें प्रमोट करना चाहिए, अब इसको ठीक कैसे करें, तो इसके लिए प्रमोट करा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, जो लगातार चल रही है, इस पॉवर्टी का जो साइकिल बन रही है। फिर हम इसमें देखते हैं कि विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन के जो फैलाव के कारण क्या हुआ कि जो भी इसमें सबसे ज़्यादा जो इरीगेशन का यूज़ किया गया, जब पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, तो उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ। लेकिन यदि वो भी कुछ जो लिमिटेड स्टेट थे, जो भी हमारे इंडिया के हमारे इधर वेस्ट वाले थे, कि हरियाणा होगा, पंजाब होगा, उत्तर प्रदेश का वेस्ट होगा, लेकिन जो ईस्ट में देखे, बिहार में, उड़ीसा में, इनमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। और इसमें जो बहुत सारे जिन स्टेटों में इनका डेवलपमेंट, बहुत सारे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली लोगों को इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में। और इसके क्या हुआ कि कुछ ही पार्ट में इंडिया के इंडस्ट्रियल बोथ इन द प्राइवेट एंड द प्राइवेट, जो भी इंडस्ट्रियल लगी, उद्योग लगे प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में, उसने कुछ जॉब को प्रोवाइड किया। लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा, बट वन नॉट इनफ टू एब्सॉर्ब ऑल द सीगर, लेकिन इतनी ज़्यादा जॉब नहीं थी ताकि लोग जो भी जॉब ढूंढने वाले उनको सबको एब्सॉर्ब किया जा सके। एनेबल टू फाइंड द प्रॉपर जॉब इन द सिटीज़। इससे क्या हुआ कि पूरी तरह से जो थी वो लोगों को नहीं प्रोवाइड किया गया इस शहरों में। और बहुत सारे जो लोग होते हैं उन्होंने इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट वो फिरने लगे। इससे उन्होंने अपना रिक्शा पुलर, कुछ ने रिक्शा चलाना चालू किया, कुछ ने वेंडर सब्जी वगैरह को बेचना चालू किया, कपड़े बेचना चालू किया, या कंस्ट्रक्शन वर्कर पे एक टेम्पररी रेगुलर बेस में उन्होंने काम शुरू किया, डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में, घरों में नौकर बनाने के रूप में। तो इससे क्या हुआ कि जो भी उनके इनकम होते थे काफ़ी कम होते थे, लेकिन बहुत सारी जो हाउस के एक्सपेंसेस उनको एब्जॉर्ब करने में काफ़ी दिक्कत हो गई, वो उनकी कंप्लीट नहीं हो पाती थी। इसलिए उन्होंने जो भी इस्लाम, जो छोटे छोटे मतलब झुग्गी झोपड़े में रहना शुरू कर दिया, जो शहरों से काफ़ी दूर बनी होती थी। और ये प्रॉब्लम थी कि पॉवर्टी की, एंड द लार्ज रूरल जो फिनोमा था वो एक फीचर बन गया अर्बन सेक्टर का। मतलब क्या होगा कि रूरल जो बहुत सारे जो रूरल की घटना होने लगी, तो ये क्या होगा, ये माइग्रेट होने लगे हमारे किस में, दूसरे तरह की जो भी हमारे शहरों में, वहाँ पे वो माइग्रेट होने लगे। इससे वहाँ पे भी अर्बन की भी समस्या बढ़ने लगी। फिर हमारे अनदर फीचर, दूसरा जो फीचर्स था वो था हमारा हायर पॉवर्टी। द रेट था हैज़ बिन ह्यूज इनकम इक्वालिटी। मतलब क्या था कि इनकम में लोगों को समानता से उनको नहीं मिल रही थी। मतलब किसी को तो काफ़ी ज़्यादा पैसा था किसी के पास, और किसी के पास उसके बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए भी उनके पास, खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। मतलब कोई तो लग्जरियस, मतलब काफ़ी अच्छे ठाट बाट से रह रहे थे, बंगलों में रह रहे थे, काफ़ी कितने घर थे, उनकी ज़मीन ज़्यादा सब थी, लेकिन दूसरे लोगों के पास बिल्कुल नहीं था। तो इससे क्या, इनकम का इनइक्वालिटी या समानता से उनको बांटी गई थी। बहुत सारे रीजन थे अनइक्वल द डिस्ट्रीब्यूशन के, कि जो लैंड एंड अदर, जो भी लैंड थे, अदर रिसोर्सेज थे, उन लोगों को समान रूप से उनको नहीं बांटा गया। भाई किसी के पास तो लैंड था, किसी के पास दूसरे प्रकार के रिसोर्सेज थे, भाई उनके पास मतलब छत भी थी, उनके पास रोजगार भी थे, उनके पास एक वेल सेटल मतलब माहौल भी था, लेकिन दूसरे के पास बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारी इसके अलावा भी क्या होता है कि बहुत सारी जो पॉलिसीज़ है विल हैव नॉट बीन द एबल टू टैकल टू इश्यू द मीनिंगफुल मैनर। मतलब बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाए गए, लेकिन वो टैकल मतलब ये इन चीज़ों को, जो भी ये पॉवर्टी था, उनको पूरी तरह से संभालने में सक्षम नहीं रही। मेजर द पॉलिसी इंसेटिव द लाइक द लैंड रिफॉर्म। मतलब बहुत सारी जो पॉलिसी बनाई गई थी ताकि वो जो लैंड है, जो भूमि है, उसको पूरी तरह से दोबारा उपजाऊ बनाया सके, वो अच्छी तरह से फर्टिलाइज किया जा सके। तो वो भी क्या था, रीडिस्ट्रीब्यूशन असेस्ट था। मतलब लोगों को उस तरह की फैसिलिटी भी सभी को नहीं दी जा रही थी, इक्वल फॉर्म में नहीं दिखा जा रहे थे। मतलब जो जमींदार थे या फिर पैसे वाले थे, उन्हीं को वो इम्प्लीमेंट हो रहा था। जैसे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था, तो उससे क्या होगा कि जो पंजाब या हरियाणा, जो बड़े बड़े जो हमारे साहूकार वगैरह थे, लैंड रोड थे, उन्हीं को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो महंगी महंगी चीज़ों को, जैसे हमारा आप कह सकते हैं बीज लिया, पेस्टिसाइड्स लिया, या फिर वो गया, तो उनको आसानी से खरीद सकते। लेकिन दूसरा तरह गरीब लोगों को तो उनके पास इस तरह की खरीदने के लिए, जो नई नई टेक्निक्स आई, उनको खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। तो इससे क्या हो कि जो भी असेट्स थी रूरल एरिया में, वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं किए गए पूरी तरह से, एंड द इफेक्टिव बाय द मोस्ट ऑफ द स्टेट। और काफ़ी जो प्रभावपूर्ण जो गवर्नमेंट है, फिर भी वो तरीके से क्या उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं की गई।
सिंस द लैक ऑफ द लैंड द रिसोर्सेज हैव बीन वन इन द मेजर कॉजेज पॉवर्टी लाइन। और जो ये कमी थी, मतलब जो लैंड है, लैंड के रिसोर्सेज, मतलब किसी के पास तो कुछ भी लैंड नहीं थी, तो उस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन था काफ़ी एक कारण बन गया था कि लोग बाग गरीबी का। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी कुड बी इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ मिलियन ऑफ द रूरल पुअर। यदि ठीक तरह से हम इम्प्लीमेंट किए गए ये लोगों को जो पॉलिसी अब ठीक तरह से हम लागू करें, तो उससे क्या होगा कि जो रूरल, जो गरीब लोग हैं गाँव के, उनकी जो मिलियन लोग हैं उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मैनी अदर जो सोशल जो कल्चर है, इकोनॉमिक फैक्टर आल्सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉवर्टी। अब बहुत सारे जो सोशल आप कल्चर बोल सकते हो, तो वे क्या थे कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे उस तरह ठीक तरह से इम्प्लीमेंट कर सके इन द ऑर्डर टू फुलफिल द सोशल ऑब्लिगेशन द ओवर द ए रिलीजियस सेरेमनी। अब बहुत सारी आप देख सकते हो कि बहुत सारी जब हमारी सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, तो बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को भी क्या करना है, लोगों को शादी करनी है, या लोगों को घर बनाना है, या लोगों को बहुत सारी मतलब तीज त्योहार करना है। तो उससे क्या होता था कि जो ये रिलीजियस सेरेमनी करते हैं, इनमें पैसे की भी ज़रूरत होती है। एक तो लोग बाग वैसे बेचारे गरीब होते थे, बाकी के इनमें जो उनको बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए वो जो पैसा खर्च करना होता था, वे इन चीज़ों में वो खर्च करते थे, शादी में, मकान बनाने में, या फिर भी चीज़ जो भी तीज त्योहार होते थे। पीपल इन द इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर, हमें पता है कि जो इंडिया में ज़्यादातर लोग काफ़ी गरीब होते हैं और बहुत सारी मनी इन चीज़ों पे ही खर्च करते हैं। शादी में लोग वह कर्ज लेते हैं, तो वो और भी डूबते चले जाते हैं पॉवर्टी में। स्मॉल जो फार्मर नीड द मनी टू बाई इन द एग्रीकल्चर इनपुट लाइक दैट। लेकिन छोटे छोटे जो किसान होते हैं उनको पैसे की ज़रूरत होती है ताकि वो जो भी उनके कृषि के जो इनपुट है, जैसे सीड है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड, उनसे खरीदने की बजाय वे इन चीज़ों में वो इन तरीके सेरेमनीज वगैरह में वो खर्च करते हैं। सिंस द पुअर पीपल इन द हार्डली हैव द एनी सेविंग। और बहुत ही मुश्किल से जो गरीब लोग होते हैं वो मुश्किल से ही सेविंग कर पाते हैं, कुछ पैसा बचा पाते हैं। दे बोरोड, पे उधार लेते हैं, अनेबल टू पे इन द बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। और वे उनको चुका भी नहीं पाते क्योंकि वो पहले से काफ़ी गरीब होते हैं, उनके वो पूरी तरह से 2 वक्त का खाना भी मैनेज नहीं कर पाते। तो जो उन्होंने पैसे उधार लिया उनको भी रीपे करने में वो अनेबल हो जाते हैं। दे बिकम द विक्टिम ऑफ द इंडेप्टनेस। और वे क्या हो जाता है, कर्ज में डूबते ही। इंडेप्टनेस का मतलब एक कर्ज लिया और फिर दूसरे के कर्ज के नीचे दब गए, फिर तीसरे के, तो इस तरह से। सो द हायर लेवल इंडेप्टनेस इन द बोथ केसेस इफेक्टिव पॉवर्टी। और इस तरह से जैसे वो इन चीज़ों के रिक्वायरमेंट के लिए मतलब क्या लेंगे, वो कर्ज लेंगे, तो वो एक कर्ज को चुकाने लगे, फिर दूसरा लेंगे, तीसरा लेंगे, तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा वो उसमें गरीबी में डूबते चले जाएंगे और वही एक तरह से कारण बन जाएगा हमारा पॉवर्टी का। अब आगे आता है हमारा कि एंटी पॉवर्टी मेजर्स, कि क्या जो पॉवर्टी है उसके मेज़र करने के लिए, क्या उनको एक सही करने के लिए किस तरह से हम उसको माप सकते हैं। जैसे रिमूवल द पॉवर्टी, मतलब किस तरह से, एंटी का मतलब पॉवर्टी को किस तरह से हटा सकते हैं, किस तरह से हम उनको सही कर सकते हैं। तो रिमूवल द पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। मतलब गरीबी को हटाना एक काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य है कि जो भी भारत में डेवलपमेंट है उसकी स्ट्रेटजी है, मतलब उसकी जो योजना है काफ़ी ज़्यादा है। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट इन द बेस ऑन द बॉर्डली द 2 प्लैंक। मतलब 2 तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस गरीबी को हम हटाने के लिए इस तरह से स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, योजना बना सकते हैं। तो प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ, एक तो इस पॉवर्टी को हटाने के लिए एक चीज़ है कि हम इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, दूसरा हो कि टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। और हमको वो तरह के प्रोग्राम बनाने चाहिए ताकि लोगों को जो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा उभारें या उनके बेसिक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उनको उस तरह की फैसिलिटी दें ताकि वो और ज़्यादा उभरे, एक अच्छे वेल सेटल लाइफ को जिए। फिर आगे आता है ओवर ए पीरियड ऑफ द 30 ईयर। यदि आप देख सकते हो कि 30 साल से भी ज़्यादा लास्टिंग देख सकते हो कि मतलब 80 तक, तो देयर वर इन द लिटिल पर कैपिटा इनकम द ग्रोथ। हम देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति जो आय की ग्रोथ थी वो काफ़ी कम हुई। एंड नॉट मच रिडक्शन इन द पॉवर्टी। इसलिए क्या हो कि जो पॉवर्टी है, गरीबी, वो उसमें कमी नहीं आई ज़्यादा। ऑफिशियल द पॉवर्टी एस्टिमेट विच वर इन द अबाउट द 45% इन द अर्लियर 1950। हम देख सकते हैं कि 1950 तक क्या थी पॉवर्टी लाइन, 45% तक हमने अनुमानित किया था। एंड रिमेनिंग इन द सेम इन द अर्लियर, और
80। और यदि हम देखें 1950 में कितना था, 1950 में 45% था। और यदि हम 1980 के दशक में देखें तो तब भी वो 45% था। सिंस द 80 अभी देखें इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन वन इन द फास्ट इन द वर्ल्ड। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। यदि पूरे वर्ल्ड में देखें द ग्रोथ रेट जम्प द एवरेज इन द 3.5% इन द 1970। अब देखो यदि हम इसमें 1970 में देखें तो 3.5% थी, और यदि हम देखें 80 में तो कितना का 7% थी, और 1980 और 90 में इतनी थी। तो द हायर द ग्रोथ रेट हैव बीन दैट हेल्प, जो तेज़ी से बढ़ी है जो ये मतलब ग्रोथ रेट हुआ है, तो हमें ये हम करते हैं, इससे क्या हो कि हमारे धीरे धीरे जो पॉवर्टी है वो कम होगी। देयर इट इज़ द बिकम इन द क्लियर दैट देयर इज द स्ट्रॉन्ग द लिंक बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द पॉवर्टी रिडक्शन। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर है, काफ़ी हम इसको जोड़ सकते हैं कि यदि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो हमारा पॉवर्टी जो रिडक्शन काफ़ी तेज़ी से होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ इन द वाइडन अपॉर्चुनिटी एंड द प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि वो अवसर देती है और वो रिसोर्सेज को प्रोवाइड करती है ताकि लोगों में मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट पे क्या इन्वेस्ट कर सकें। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि लोगों की हेल्थ पे मतलब हम वो ध्यान दें, लोगों के रहन सहन पे ध्यान दें, लोगों को क्लीन वाटर मिलने चाहिए, लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, लोगों को हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, ताकि वो लोग ह्यूमन डेवलपमेंट और लोगों पॉवर्टी लाइन से वो उभरे। फिर हमारा आता है ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि वे उन्हें इनक्रेज किया कि लोगों को, ताकि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें, इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड, मतलब जहाँ बच्चियों को भी भेजें। यदि लड़कों को भेजें तो लड़कियों को भेजें स्कूल टू होप इन टू गेटिंग द बेटर इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। यदि हम ठीक तरह से लोगों में एक एजुकेशन पर खर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो इकोनॉमी है हमारी उसमें भी रिटर्न उसमें उतना ही हमारे मुनाफा में मिलेगा, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन होंगे तो ये क्या होगी, ज़्यादा देश के लिए काम करेंगे तो इससे क्या होगा, देश की ग्रोथ होगी और लोगों को उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। हाउएवर द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक इन द डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। हम वैसे देख सकते हैं कि जो लोग होते हैं वो गरीब होते हैं, उनको पूरी तरह से सीधे उनको लाभ नहीं होता जो भी ये इकोनॉमिक ग्रोथ में जो भी उनको अवसर दिए जाते हैं। मोर एवर द ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द मस्ट बिलो द एक्सपेक्टेशन। मतलब जो भी हम देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ हो रही है ज़्यादा उनकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती पुअर की, क्योंकि उनको भी तो इन चीज़ें की जो मतलब हम भाई एग्रीकल्चर में कुछ कर रहे हैं, डेवलपमेंट चल रहा है, टेक्निकल बना रहे हैं, तो वो भी जो बड़े लोग होते हैं, वहाँ किसान होते हैं, तो उनके लिए बेनिफिट होता है, लेकिन पुअर को ज़्यादा नहीं होता। दिस हैज़ बिन द डायरेक्ट बियरिंग द पॉवर्टी हैज़ द लार्जर दैन द पुअर द पीपल लिव इन द विलेज एंड द डिपेंडेंट एग्रीकल्चर। इसलिए वो क्या होता है कि यदि हम उनको डायरेक्ट क्या करें, उनको हम मतलब ज़्यादा बेनिफिट दे तो क्या होगा कि ज़्यादा जो लोग गांव में रहते हैं और एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं तो उनका ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। तो इन दिस द सर्कमटेंसेस दिस इज़ द कीलर इन द नीड टू टारगेट द एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। और ये सर्कमटेंसेस, ये जो परिस्थितियाँ होती हैं, इससे एक बिल्कुल साफ आवश्यकता है, एक टारगेट किया गया है कि हमें कुछ प्रोग्राम को बनाने चाहिए ताकि इन पॉवर्टी को हम रिडक्शन कर सकें। आल्सो देयर हैज़ सो मैनी स्कीम, बहुत सारी स्कीम बनाई है विच द फॉर्मुलेटेड टू फैक्ट द पॉवर्टी डायरेक्ट इनडायरेक्टली। काफ़ी बहुत सारे स्कीम्स बना दिए, इम्प्लीमेंट किए गए हैं ताकि इस पॉवर्टी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में हम उसको कम कर सकें। एक हमारा बनाया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जिसको हम मनरेगा, तो किसको बोल रहे हैं, मनरेगा, जिसको बोलते हैं मनरेगा। तो मनरेगा आई थी हमारे 2005 में। तो इससे क्या होता कि लोगों को 100 दिन का रोज़गार दिया जाता था, एम्प्लॉयमेंट, मतलब हर घर के लोगों को, और इंश्योर किया जाता है कि वे अपनी जो सिक्योरिटी है उनको ये दिया जाता है कि तुम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सको गाँव में। इट इज़ एम टू सस्टेनेबल द डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट लगातार डेवलपमेंट किया गया ताकि ये जो भी भाई कोजेज जो कारण थे हमारे रोड के, भाई सूखा पड़ जाए, डिसफॉरेस्टेशन, मतलब इसका मतलब डिसफॉरेस्टेशन का मतलब उसको फॉरेस्ट को काटा जाए या सोल एरोजन हो जाए, मिट्टी कटाव हो जाए, तो इन सब के लिए भी वो क्या करती थी, लोगों को बेनिफिट देती थी, उनको किस तरह के पैसे देती थी यदि इस तरह की सिचुएशन आती थी। तो 1/3 ऑफ द प्रपोज द जॉब हैव इन द रिजर्व फॉर वुमेन। और इसलिए क्या गया कि 1/3 जो हिस्सा था
जॉब का वो औरतों को दिया गया स्कीम प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो प्रोवाइड की गई उसमें रोज़गार दिया गया 220 करोड़ लोगों को पर डे और 4.78 करोड़ हाउस होल्ड को, पर इतना उनको रोज़गार दिया गया, इनकी फैमिली को 4.78 करोड़ में और 220 करोड़ लोगों को बेनिफिट दिया गया इन मनरेगा के अकॉर्डिंग। द सेव द SC ST वुमेन द पर्सन द डे, जो मतलब इनको दिया गया जो SC SC को 23% होगा, ST होगा में 17% होगा और हमारा ST को 53% मतलब किया गया कि इनको नौकरी के लिए रिजर्व किया गया। द एवरेज वेजेस हैज़ बीन इंक्रीज फॉर, जो औसत जो वेजेस दी गई लोगों को वो मतलब 65% थी, वो सॉरी 65 थी 2016 6 और 7 में, और 132 हुई फिर 13-14 में, और रिसेंटली मार्च में देखें 2018 में द वेजेस इन अनस्किल द मैनुअल वर्कर हैज़ बिन रिवाइज, मतलब धीरे क्या कि जो अनस्किल थे मतलब उनके लिए भी रिवाइज की गई, रेट रिवाइज किए गए। और द रेंज ऑफ द वेजेस रेट डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कितना कर दिया गया 281 कर दिया गया जो भी अनस्किल्ड थे, और फॉर द हरियाणा में देखा तो 168 थे। और यदि हम इसमें देखें ये 168 किस में कौन कौन से वर्कर के लिए, बिहार के लिए और झारखंड के लिए, किसके लिए जो अनस्किल थे और मैनुअल रूप से वो काम कर रहे थे उन लोगों के लिए मजदूरी दी गई। अब दूसरी है हमारी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। फिर हमारा है कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो प्राइम मिनिस्टर इन द रोजगार योजना, ये हमें PMRA इस द अनादर दूसरी स्कीम, एक तो मनरेगा स्कीम है, दूसरी हमारी स्कीम है। तो ये स्टार्टेड की गई थी हमारा 1993 में। द एम, जो इसका प्रोग्राम का एम था, इसका मतलब है कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए कि लोग खुद ही क्या करें, रोजगार को स्टार्ट करें। और जो भी कौन थे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट थे रूरल में और छोटे छोटे शहरों में, दे आर हेल्प, उनको हेल्प भी की गई ताकि वे अपने बिजनेस को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को लगाएं। और जो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम अब ये बनाया गया, लॉन्च किया गया 1945 में। इसकी आप मतलब एक तरह से इसके सन को आप याद करने की कोशिश कीजिए तो क्या एग्जाम में ये पुट हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 2005 में मनरेगा तो जरूर आती है, 2005 में आई है। फिर हमारा ये जो दूसरे वाली थी महात्मा गांधी इसकी प्राइम मिनिस्टर वाली, तो हमारे 1993 में आई है। और यदि हम इसमें देखें फिर आगे देखें कि रूरल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये हमारी है 1995 में लॉन्च हुई है। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें इसको भी ये क्रिएट किया है कि लोग बाग खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, उनको उनके इसके अवसर मिले रूरल में और स्मॉल टाउन में, छोटे छोटे शहरों में। उनको टारगेट किया ताकि वो कितनी मतलब बना सके, 25 लाख नई जॉब बना सकें सेटअप करके, और इसको 10th 5 मतलब कितना बने 10th 5 प्लान बनाए। जो फाइव जो प्लान थी तो उसके अकॉर्डिंग था, तो उसमें बनाया गया थी कि वो 10th 5 प्लान में बनाया गया ये सेल्फ ग्रुप में। तो उसका टारगेट था ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में, तो ये वाला। फिर हमारा स्वर्ण जयंती जो ग्राम स्वराजपुर योजना है, तो ये लॉन्च किया 1999 में। जो प्रोग्राम था इसका एम था कि वो लाए कि जो पुअर जो फैमिली है उनको उस पॉवर्टी लाइन से उभारे, और ये ऑर्गेनाइज करें उनके लिए भी सेल्फ हेल्प द ग्रुप, छोटे छोटे मतलब ग्रुप में लोगों को रोज़गार इस्टेब्लिश करें, और उनको क्या करें बैंक क्रेडिट, ताकि वो जो भी इस्टेब्लिश करे मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो उसके लिए उनको उधार भी दिया जाए बैंक से या गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिले। फिर हमारे इसमें है कि मंत्री ग्रामोदय योजना, जो ये लॉन्च किया गया 2000 में। एडिशनल जो सेंटर असिस्टेंट इसको सेंटर के द्वारा सहायता दी गई स्टेटों को, एंड सर्विस इन द सच इन द प्राइम द हेल्थ प्राइमरी एजुकेशन इन द रूरल सेटल रूरल ड्रिंकिंग वाटर इन द रूरल द इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दी गई ताकि वे लोगों को इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, ताकि प्राइमरी जो हेल्थ है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट या एजुकेशन दी लोगों को सेटल दिया जाए, या उनको पीने का पानी और वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन वगैरह बिजली दी जाए। अनदर द इम्पोर्टेंट स्कीम के अनोदय अन्ना योजना, तो ये वाली थी। तो ये इसमें हम देखेंगे अगले वाले जो चैप्टर में, तो उसमें पूरी तरह डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर जो रिजल्ट था इन तरह का प्रोग्रामों का काफ़ी जो मिक्स था, ये इसमें काफ़ी इफेक्टिव हुआ कि इसमें जो लैक पेपर जो इम्प्लीमेंटेड किया राइट टारगेट, मतलब इसमें क्या गई थी लोगों को ये जो योजना थी ये, लेकिन ये फिर भी सेल्फ इफेक्टिव रही है और ठीक तरह से हमने इसको टारगेट फिर भी किया था। मोर एवर देयर हैज़ बिन द लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द स्कीम डिस्पाइट द गुड इंटेंशन एंड द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम आर नॉट द फुल द एडिशनल डिजर्व, मतलब ये जो ओवरलैप की गई, जो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं की गई, टारगेट तो तक ठीक तरह से हो लेकिन ये
ठीक तरह से जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाई, जो भी डिजर पुअर थे लोग बाग। देयरफॉर इसलिए जो बहुत सारे एम्फेसिस दिए गए कि वो प्रॉपर मॉनिटर करे कि जो भी पॉवर्टी एलिवेशन जो प्रोग्राम है, मतलब पॉवर्टी जो हटाने के जो प्रोग्राम है उनको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करे ताकि वो सक्सेस हो। फिर हमारे इसमें आ गए कि कौन कौन से हमारे चैलेंजेस हैं जो हमें उसको करना है। भाई एक तो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट के लोगों को उस पॉवर्टी लाइन से आ गए, तो उससे भी आगे हैं बहुत सारे चैलेंजेस। पोवर्टी एट द सर्टेन डेक्लाइन इन इंडिया, हमें पता है जो पोवर्टी है वो कुछ हद तक कम हुई है हमारे इंडिया में, लेकिन डिस्पाइट इसके अलग जो हमारी प्रोग्रेस है पोवर्टी रिडक्शन रिमेन द इंडिया मोस्ट द ए कंप्लेंट चैलेंज। लेकिन फिर भी जो ये पोवर्टी है, पोवर्टी को कम करना हमारी जो एक मतलब सामूहिक रूप से चुनौती बनी गई है। तो वाइड ए डिस्पैरिटीज इन द पोवर्टी एज विजल द रूरल एंड अर्बन एमंग इन द स्टेट। अब हम देख सकते हैं कि बहुत सारी डिस्पैरिटी, मतलब इसका मतलब कहते हैं कि बहुत सारी मतलब डिफरेंसेस है कि जो अलग अलग स्टेट में, गांव में और जो शहर में जो भी गरीब है उनमें। वही जैसा हम कह सकते हैं कि जो हमारा पंजाब हरियाणा ये वाले देश थोड़ा सा ये पॉवर्टी लाइन से काफ़ी उभरे हैं, लेकिन यदि हम इसमें देखें कि जो हमारे जो उत्तर प्रदेश है, यदि हम ईस्ट वाला देखें तो हमारी यदि वेस्ट में तो थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो ईस्ट वाले में वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट बिहार में नहीं हुआ है। उड़ीसा में तो हर स्टेट में पूरी तरह से ठीक तरह से वो इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ, पूरी तरह से जो भी स्टेट्स होते हैं उनमें सेम तरह से वो रिडक्शन नहीं हुआ है। अब सर्टेन जो सोशल इकोनॉमी जो ग्रुप थे फॉर वल्नरेबल पॉवर्टी है कि कुछ जो सोशल ग्रुप थे इकोनॉमी वो बहुत सारे वल्नरेबल पॉवर्टी के अंदर आते थे। भाई जैसे हमारा SC हो गया, ST हो गया, तो ये वाले पॉवर्टी रिडक्शन इन द एक्सपेक्टेशन टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 एंड द 15 ईयर। और ये बनाया कि पॉवर्टी को हम कम कर सके और एक्सपेक्टेशन की ताकि ठीक तरह से प्रोग्रेस हो सके अगले 10 से 15 साल तक। दे वुड भी पॉसिबल बनाया गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हर इकोनॉमिक ग्रोथ करें और इससे क्या करें कि जो भी हमारी यूनिवर्सिटी है उन पर दबाव बनाएं कि ताकि लोगों को एक फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दे सके, मतलब लोगों को सभी को दे सके। फिर डेक्लाइन एक मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ, और क्या करें कि जो पॉपुलेशन को कम करें और जो एम्पावरमेंट है वुमेन की शक्ति है वुमेन की उनको बनाए, लोग वुमेन को आगे आने का मौका दे ताकि वो भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में वो क्या करें, देश के डेवलपमेंट में वो भी पार्टिसिपेट करें। एंड द इकोनॉमी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और जो काफ़ी कमज़ोर लोग थे जो सोसाइटी में उनको भी उभारना, क्योंकि वुमेन की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी उसमें कि लोग ठीक तरह से उनको क्या शिक्षा भी नहीं दी जाती थी, वुमेन को घर से भी नहीं निकलना था, सिर्फ घर के काम में रहती थी। तो इन्होंने बोला जो वल्नरेबल जो लोग बाग हैं उनको आगे उभरने का मौका दिया जाए। उनमें वुमेन भी थी और जो वीकर थे इकोनॉमी वीकर उन लोगों को भी, जो हमारे सपोज करो बाढ़ वगैरह से ही है, इनसे इस तरह के एरिया में वो परेशान हो जाते हैं और उनको दिक्कत हो जाती है, तो उनको भी उभार कर लाया जा सके। अब बहुत सारे जो ऑफिशियल डेफिनेशन है पॉवर्टी की कैप्चर करना, ओनली इन द लिमिट पार्ट द पॉवर्टी इन द लैंड पेपर। भाई एक लिमिटेड हमने इसमें किया कि जो पॉवर्टी का मतलब है कि लोगों को हमने देखा कि भी उनको मिनिमम जो सस्टेन लेवल है वहीं तक उनको क्या किया जाए, वहीं तक हमने उसको मेजर कर उनके बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन इसके अलग भी कि हमारे बहुत सारे जो सोशल एडवोकेट हैं उन्होंने बोला कि इससे ज़्यादा भी है कि एक कंसेप्ट और इम्प्लीमेंट किया जाए ह्यूमन पॉवर्टी का। तो इसका जो ज़्यादा कंसेप्ट है वो ह्यूमन मतलब मानव की गरीबी। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे जो पीपल हैं वो इनको क्या होता है कि द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड दैम बट डू दे हैव द एजुकेशन ओन सेटल एंड द हेल्थ इन द केयर एंड द जॉब सिक्योरिटी। हम कह सकते हैं कि से केवल कि हम भाई उनको किसी बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट जाए, उससे अलग भी हमें क्या है कि लोगों को ये देखना है कि क्या वो एजुकेटेड है नहीं है, क्या उनके पास घर है नहीं है, या उनकी हेल्थ केयर काफ़ी अच्छी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो इनसे भी जो हमारे ह्यूमन पॉवर्टी इसमें सारे कंसेप्ट आए तो हमें इसमें भी देखना है। फिर आर दे इन द फ्री मतलब क्या है कि आर दे फ्री फ्रॉम द कास्ट एंड द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उन लोगों के साथ भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है, भाई उनकी कास्ट से उनको एक अलग माहौल में तो नहीं रखा जा रहा है। इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, और क्या लोगों जो बच्चों को क्या उनको मतलब काम पे तो नहीं लगाया जा रहा है। तो जो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे वर्ल्ड वाइड द एक्सपीरियंस है सो कि ये दिखाया कि हमारा डेवलपमेंट का डेफिनेशन ऑफ द कंसिडर्ड पॉवर्टी आल्सो द चेंजिंग। इसलिए हमें क्या करना है कि इस पॉवर्टी के साथ साथ चैलेंजेस सबको क्या करना है ये भी इम्प्लीमेंट करना है।
और इरेडिकेशन द पॉवर्टी आल्सो ऑन द मूविंग टारगेट। अब जो भी पॉवर्टी को मतलब इरेडिकेशन का मतलब पॉवर्टी को हटाना या उन्मूलन करना, ये हमारे एक तरह से एक टारगेट होना चाहिए, लगातार टारगेट होना चाहिए का मतलब लगातार। होपफुल वी हैव बीन द एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन द टर्म ऑफ द ओनली द इनकम टू द ऑल द पीपल बाय द एंड इन द डिकेटेड। अब हमने देखा कि जो आखिरी दस्तक भी देखा है कि लोगों को उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया जाए, तो हम ये इसी पे टारगेट रहता है। लेकिन टारगेट हमें थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ाना है और देखना है कि जो भी हमारे लोगों को इनके बेसिक रिक्वायरमेंट के अलग भी उनको लोगों को क्या होना चाहिए, हेल्थ केयर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनके एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए, और क्या करनी चाहिए कि जो भी अचीवमेंट जेंडर इक्वालिटी मतलब मैन और वुमेन दोनों को सेम अधिकार दिए जाए, और लोगों की जो प्रतिष्ठा पे ध्यान दिया जाए। दीज वर मतलब बिगर ये भी सबसे बड़े क्या होने चाहिए, लोगों के टास्क होने चाहिए, मतलब इस पॉवर्टी रिडक्शन के भी अलग। तो हम ये 3 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू।